है। अगला सवाल है करके प्रकाशिक तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या? प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात कब होती है। तो अगर सवाल ये आए तो 22 दिसंबर आपको बता देना है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और सबसे लंबी रात भी 22 दिसंबर को ही होती है। उसके बाद देखिए जापान की मुद्रा क्या है साथियों। तो जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। क्या? जापान की मुद्रा की अगर बात करें साथियों, जापान की मुद्रा येन है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों एक येन बराबर कितने रुपए होता है। क्या? अगर भारतीय रुपए की तुलना हम साथियों येन से करें ना तो 0.66, क्या 0.66 रुपए एक तरीके से क्या एक येन बराबर होते हैं। तो आंसर आपका जाएगा खैर ए के साथ। उसके बाद देखिए यूआरएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो क्या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर होगी, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंकर होगी, या साथियों यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट होगी। तो मैं कह सकता हूं कि यूआरएल की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है। तो ये साथियों एक मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को बनाए रखना। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा साथियों? वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा नहीं, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा क्या भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल सिस्टम में DDoS हमले के लिए मालिक द्वारा ट्रिगर होने की प्रतीक्षा करता है। तो बॉटनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मोबाइल सिस्टम में? तो बॉटनेट मोबाइल सिस्टम में। उसके बाद देखिए इनमें से टॉम ऑफ सेंड पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो गीतांजलि श्री की अगर बात करते हैं साथियों, गीतांजलि श्री के द्वारा ये पुस्तक लिखित है जिसका नाम है टॉम ऑफ सेंड। उसके बाद देखिए करके चौरी चौरा कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय साथियों भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रेनिंग उस समय भारत के वायसराय थे। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 100वें सदस्य में, क्या गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो किसकी बात चल रही है? आप लोग ध्यान रखेंगे, पराग्वे की बात चल रही है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो 100वां देश सदस्य बना है वो पराग्वे एक तरीके से बना है। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप सभी लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किसने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। तो साथियों किसने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था? साथियों सीवी रमन साहब ने जीता था। उसके बाद देखिए 1991 में जब आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत हुई थी तब भारत के वित्त मंत्री का नाम क्या था। यानी कि उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 1991 के समय में मैं कहूंगा उस समय तो मनमोहन सिंह कौन थे साथियों? भारत के वित्त मंत्री थे जब आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि साथियों लैन की फुल फॉर्म क्या है। तो लैन की अगर बात करें साथियों लो लेवल एक्सेस नेटवर्क नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल साथियों लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखाधड़ी या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइटों या पृष्ठों को रूपांतरित करता है। तो आपका राइट आंसर साथियों यहां पर फार्मिंग के साथ जाएगा। किसके साथ साथियों? फार्मिंग के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस अंग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों किसको कहा जाता है? क्या सूत्र कणिका को कहा जाता है? तो आपको कहना चाहिए बिल्कुल सूत्र कणिका को ही कहा जाता है साथियों, ठीक है ना। चलिए
अब उसके बाद अगर आपसे ये साथियों पूछा जाए क्या कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताना है, जिसको सूत्रकणिका कहा जाता है। लेकिन कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद विद्यमान थी, तो मैं कहूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर बात करते हैं तो इनके ही प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद विद्यमान थी। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के ह्रास का कारण है, तो अगर बात करते हैं क्या क्लोरीन, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। ओजोन परत के ह्रास का कारण क्या है, तो क्लोरीन है। अब उसके बाद देखिए आर्थिक पर्यावरण लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है साथियों, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मस्कट किस देश की राजधानी है, बताइए। तो मस्कट की अगर बात करते हैं साथियों ये तो ओमान की राजधानी है। क्या मस्कट किस देश की राजधानी है साथियों, ये ओमान की राजधानी है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किए गए नए यूपीआई भुगतान ऐप का नाम क्या है, तो इसका साथियों नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं, बॉब ई पे। क्या ये ई भी है शामिल, ये बिल्कुल सही लिखा हो, बॉब ई पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा साथियों यूपीआई भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक है, तो किसकी बात चल रही है, रामचंद्र गुहा साहब की बात चल रही है, ठीक है ना। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। उसके बाद देखिए ट्विटर पर पढ़े और लिखे जा सकने वाले छोटे संदेशों को क्या कहा जाता है, तो ट्वीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इनको ट्वीट्स कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को ही मालूम होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया था, तो किस कानून के अधीन किया गया था, यह मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। क्या जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही किया गया था। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो मैं कह सकता हूं 2.4% है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए कह रहे कि इक्वाडोर और पेरू के तट के पास गर्म समुद्री सतह के पानी का कभी कभी विकास किस रूप में किया जाता है, तो साथियों एल नीनो के रूप में किया जाता है। सवाल अगर आपके सामने डिक्टो आएगा तो डिक्टो साथियों आपको आंसर उतार देना है। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन कहां पर किया गया था, बताइए। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन तो बॉम्बे में किया गया था। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर है, ये साथियों किसके लिए जाना जाता है, ये लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है। आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है साथियों नरवंश विज्ञान किसमें शामिल नहीं है, तो साथियों क्षेत्र नोट्स में शामिल है, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में शामिल नहीं है, प्रतिभागी अवलोकन में है और मूल्य तटस्थता में है, यानी कि आपका राइट आंसर शामिल नहीं है, ये पूछा गया था, तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है, तो अगर अनुच्छेद 280 की बात करते हैं, इसका संबंध साथियों भारत के वित्त आयोग से ही है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि लाख बहुशी पक्षी अभ्यारण्य जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो ये तो कन्नौज में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि लाख बहुशी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, साथियों कन्नौज में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब अगर बात करते हैं यहां पर देखिए, अब आपके साथियों कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन साथियों यहां पर हम लोग और देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस की आपके सामने से गुजरने वाले हैं बहुत तेजी के साथ। चलिए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किससे संबंधित है, तो ये तो साथियों कृषि की वस्तुओं से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ए के साथ नहीं भाई सी के साथ जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बुंदेली बोली जाती है। आंसर आपका सी हो जाता है। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था, तो किसकी बात चल रही है साथियों, आगरा घराने की बात चल रही है। उसके बाद देखिए नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा
हमें अनुभवी यानी कि क्या चीज हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने की मदद करता है? तो एक साथियों लिंक्डइन है। क्या साथियों? लिंक्डइन है। यहां पर नौकरी खोज सकते हैं, पेशेवर से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा लिंक्डइन हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से नवाजा गया था? तो इनको 2019 में साथियों भारत रत्न से नवाजा गया था। अब उसके बाद देख लीजिए, अगले नंबर का साथियों सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो औद्योगिकरण, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि में रसायन का प्रयोग या खनन। तो साथियों औद्योगिकरण यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहां पर धुआं वगैरह बहुत ज्यादा होता रहता है, तो वो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे एक प्रमुख कारण बन सकता है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद देखिए, आधारित सिद्धांत उपागम में किसका विश्लेषण होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, गुणात्मक आंकड़ों का साथियों विश्लेषण होता है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपसे सवाल आएगा। देखिए यहां पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप अगर एग्जाम फतेह से पढ़ ले तो आप कर डालोगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो ये समझ लीजिए इस सवाल कोई आपको कराएगा नहीं। ऐसे सवाल जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये किताबों में नहीं आपको मिलेंगे और कोई टीचर भी साथियों नहीं कराएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को भी जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। युआन की अगर बात करें तो युआन किस देश की मुद्रा है साथियों? ये चीन की मुद्रा है। क्या युआन की अगर बात करते हैं साथियों, युआन कहां की मुद्रा है? तो साथियों चीन की मुद्रा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, आधिकारिक मुद्रा है साथियों, वैसे इसको रेनबिन्बी के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही द ओल्ड मैन एंड द सी नाम का एक नॉवेल लिखा था, एक उपन्यास लिखा था। उसके बाद देखिए, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील तो साथियों ओडिशा में स्थित है। कहां पर? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। भारत में वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1981 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी कि विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? श्रीनगर की बात चल रही है, ठीक है ना। यानी कि विश्व शिल्प शहर किसे कहा जाता है? अगर इतना आपसे पूछा जाए तब भी आपको श्रीनगर बतला देना। मानव अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर की अगर बात करते हैं, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, माना जाता है कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों को एक तरीके से दर्ज करता है? तो मैं कहूंगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को दर्ज करता है। या आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? तो क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का है? नहीं। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक का? मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। निम्नलिखित में से अगर बात करते हैं कौन सा स्टक्स नेट है? तो यहां पर साथियों जो वर्म है ना साथियों, वर्म ये स्टक्स नेट है। आप सभी लोगों को याद रखना है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है। ये किसी वस्तु की गर्माहट को उसके किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो मैं कहूंगा तापमान के द्वारा मापा जा सकता है। यानी कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, ये तापमान के आधार पर ही तो साथियों चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में केंचुआ जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट को विघटित करता है? तो साथियों वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ठोस अपशिष्ट को विघटित कर सकता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए केंचुआ जैव। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है और अंतिम सवाल है, कह रहे कि सीपीआई निम्नलिखित में से सही संक्षिप्त रूप तो बताइए। यानी कि सीपीआई की फुल फॉर्म यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म साथियों क्या हो सकती है। देखिए और बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। तो ये आपके लिए साथियों होमवर्क के लिए सवाल रहा है, यानी कि कमेंट सेक्शन में इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए एक काम करता हूं साथियों, बता ही देता हूं। देखिए सीपीआई की अगर बात करें, इसको साथियों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है। अगर इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो उपभोक्ता की बात करें, उपभोक्ता किसको कहा जाता है साथियों? कंज्यूमर को। क्या कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता हो जाएगा। मूल्य को साथियों इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? प्राइस कह सकते हैं। और सूचकांक की अगर बात करते हैं साथियों, इसको इंडेक्स कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा इंग्लिश में अगर पूछी जाए सीपीआई की फुल फॉर्म तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। हिंदी में अगर पूछी जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन
नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।